एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये हमारा अब लास्ट चैप्टर होने वाला है सेकेंड टर्म का, इंग्लिश लिटरेचर का। तो अब हम बात करते हैं ऑथर के बारे में। तो ये इस पूरे चैप्टर के ऑथर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे एंड ये एक फोटोग्राफर भी थे एंड ये कैनोइंग भी करते थे, मतलब इनकी हॉबी थी। और ये एक अच्छे डिबेटर भी थे, मतलब इनको डिबेट करने में भी काफ़ी अच्छा लगता था। ओके, अपनी पूरी स्टडी लाइफ में ये काफ़ी डिबेट किए हैं। तो मतलब इनको हम एक अच्छा डिबेटर भी कहते हैं, मतलब कि बहुत ही प्रिपरेशन के साथ घंटों घंटों पर किसी टॉपिक पे प्रिपेयर करते हैं और डिबेट करते थे। तो पूरे इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक जो रहते हैं इसमें, मतलब कि जो भी हैं तो उनका जो मेन एम है वो साइंटिस्ट बनना है। मतलब वो बचपन से ये सोचते नहीं हैं, उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उन आदतों को देख के हम ऐसा मतलब देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो साइंटिस्ट की तरह ही हरकतें करते थे, मतलब सोचते थे, किसी चीज को कलेक्ट करते थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। रिचर्ड एच ई ब्राइट। जो रिचर्ड ई ब्राइट थे इस पूरे चैप्टर में, तो यही बाद में जाके लास्ट में जाके चैप्टर के लास्ट में जाके यही एक साइंटिस्ट बनते हैं। एंड यही जो थे वो क्या करते हैं कि चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और मतलब अपने आप को साइंटिस्ट जैसी ही हरकतें करते हैं और अपने आप को एक साइंटिस्ट की तरह दिखाते हैं। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में काफ़ी अवार्ड्स भी जीते होते हैं एंड अपनी लिमिट्स को हर साल ही वो पुश करते रहते हैं, मीन्स कि आगे बढ़ाते रहते हैं। ओके, is 22 former scout of the year existed scientist world with a new theory on how cells work। तो जो ये रिचर्ड ई ब्राइट थे, तो वो इनकी जब एज 20 थी, मतलब 22 थी, तभी इन्होंने फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर ये बन चुके थे। ओके, तो मतलब ये 22 की ही एज में एक फॉर्मर स्काउट भी ऑफ द ईयर बने एंड ये थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क, इस पे वो मतलब कि वर्क किए, उस पे काम किए। ओके, all started with the butterflies only child Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania। जो ये रिचर्ड एच ई ब्राइट थे, ये कहाँ के थे? नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया के ये थे, मतलब कि वहीं पे ये बॉर्न हुए थे। ओके, और ये मतलब किंडरगार्टन से ही, नर्सरी एलकेजी यूकेजी से ही ये चीज़ों को कलेक्ट करते थे। मीन्स कि क्या क्या कलेक्ट करते थे, इनको मतलब कलेक्टिंग बहुत ही पसंद थी। जैसे कि ये फॉसिल कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे एंड बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। मतलब बचपन से ही इनकी एक हॉबी थी चीज़ों को कलेक्ट करना, क्योंकि इनके ना तो कोई कजिन थे और ना ही इनके अपने भाई बहन थे जिससे ये आउटडोर गेम एक्टिविटीज़ कर पाए एंड गेम खेल पाए। तो इसकी वजह से वो नहीं खेल पाते थे। बट इनकी जो ममा थी वो क्या करती थी कि इनके लिए कोई ना कोई एक मतलब यूनिक चीज़ और एकदम कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करती थी, एकदम यूनिक तरीके से इनको लर्निंग्स देती थी। एंड ये क्या करते थे कि अपने घर के बाहर जाते थे एंड जो भी चीज़ें उनको कुछ यूनिक एंड कुछ चीज़ें नहीं दिखती थी, जैसे कि एनिमल्स की क्या बोलते हैं, हाँ, एनिमल्स के हड्डी को मतलब कि वो कलेक्ट करते थे, पुराने पत्थरों को कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे एंड स्पीसीज कलेक्ट बटरफ्लाई स्पीसीज कलेक्ट करते थे। एंड ये जो सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तो अबाउट 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इन्होंने कलेक्ट कर लिया था। रिचर्ड ई ब्राइट, तो मतलब ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, हर क्लास में ही अच्छा ग्रेड इन्हें मिलता था एंड आगे चल के भी ये मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मतलब ये जीते थे। तो ये जो ये थे रिचर्ड ई ब्राइट, ये लास्ट में जाके साइंटिस्ट भी बनते हैं। ओके, ही क्रिएटिंग could not play football with a team of the one thing could not collecting। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप ये आउटडोर एक्टिविटी तो कर नहीं पाते थे, मतलब कि बाहर जाके खेल नहीं पाते थे। तो फुटबॉल और बेसबॉल एंड टेनिस, बास्केटबॉल ये कहाँ से खेल पाते, ना ही क्रिकेट खेल पाते थे। तो ये कलेक्ट
थे थिंग्स को। Ebright collected butterflies in the kindergarten and also collect rocks, fossils and coins. Night sky observed. इसी नाइट स्काई ऑब्जर्व भी करते थे, मतलब कि इन्होंने पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये रॉक को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे एंड बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। तो ये जब अब रात हो जाती थी तो ये जब सोते थे नाइट में, तो ये ना मतलब स्काई मतलब नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते थे एंड वो अपने आप को एक एस्ट्रोनॉमर भी बनना चाहते थे। एंड ये वो ना स्टार को ना स्टार्स जो भी थे स्काई में, तो उसे आकाश में जो भी तारे टमटमा रहे थे, तो उन्हें ना ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे कि ये वाली ना यहाँ रहनी चाहिए, ये वाली यहाँ रहनी चाहिए, तब जाके अच्छे से ट्विंकल करेंगे हमारे स्टार्स। तो ये एक तरह से ना मतलब कि वो करते थे, कैलकुलेटिंग करते रहते थे स्टार्स को। तो ये अपने आप को एक एस्ट्रोनॉमर भी मानते थे और वो बनना भी चाहते थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि a mother who encouraged his interest in learning took him on the tips, bought him to telescope, microscope, cameras, mounting material and others equipments। जो इनकी मामा थी, अब क्या हुआ जी मतलब कि ये ना जब छोटे ही थे, जबकि आई थिंक ये 3rd स्टैंडर्ड में या फिर 2 स्टैंडर्ड में थे, तभी इनके फादर का डेथ हो गया, मतलब इनके पापा मर गए थे। एंड पूरी उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें रहती थी वो सब उनकी मामा ही फुलफिल करती थी, मतलब कि मतलब जो कुछ भी उनके लाइफ में इनकी बेसिक नेसेसिटी को भी इनकी मामा फुलफिल करती थी। ओके, तो वो क्या करती थी कि वो जानती थी अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में कि उसे क्या अच्छा लगता है एंड वो उन्हें कैसे वो लर्निंग्स दे पाए। उनकी मामा रिचर्ड एच इब्राइट की, तो वो क्या करती हैं कि उनके लिए उनकी लर्निंग्स के लिए वो न्यू थिंग्स ला के देती हैं, जैसे कि टेलीस्कोप लाती हैं उनके लिए एंड माइक्रोस्कोप लाती हैं, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर्स इक्विपमेंट उनके लिए वो लेकर आती हैं। तो ये सब मतलब पाके रिचर्ड एच इब्राइट जो थे वो बहुत ही खुश होते हैं एंड इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत इंजॉय करते हैं एंड माउंटिंग करते हैं एंड फोटोग्राफी करते हैं कैमरा से, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे कि वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते हैं एंड देखते रहते हैं कि वो इस कौन से स्पीसीज है, फिर उस पर टैग लगाते थे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब इनके फादर मर गए थे तो पूरा इनकी मामा ही इनका देखभाल करती रहती थी। रिचर्ड हर मदर्स होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड when Richard was in 3rd grade। yes, the 3rd grade में वो थे तो उनके पापा मर गए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। 2nd grade, Ebright collected all 25 species of the butterfly found around his hometown। तो जो भी इनके होम टाउन में, इनके आसपास के एरिया में जो कुछ मतलब जितनी भी स्पीसीज थी, मतलब कि 25 स्पीसीज ऑल ओवर कलेक्ट कर लिए थे 3rd स्टैंडर्ड में। तो 3rd स्टैंडर्ड में अब बच्चे कितने छोटे होते हैं ना, तो वो उसी टाइम से मतलब कि 25 स्पीसीज कलेक्ट कर लेते हैं एंड अब उसके बाद जब भी कलेक्ट कर लेते हैं तो इनका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा हटने लगता है कलेक्टिंग थिंग्स से, क्योंकि ना ही तो कोई आउटकम मिलता है एंड ये बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर करके ना एकदम बोर हो जाते हैं, तो अब उनका मन हट जाता है। तभी उनकी मामा को लगता है कि इसका इंटरेस्ट तो अब मतलब कि एक्सपेरिमेंटल थिंग्स से उसे मतलब अब जा रहा है। उनकी मामा क्या करती हैं, उन्हें गिफ्ट करती हैं, एक बुक गिफ्ट करती हैं, कलेक्शन स्टॉप मदर द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। तो जब वो अपना कलेक्शन स्टॉप कर देते हैं, उनको बोरिंग सा लगने लगता है, तभी उनकी मामा क्या करती हैं कि उन्हें एक बुक गिफ्ट करती हैं। और वो कौन सी बुक होती है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। अभी थोड़ा सा ये हल्का इरेज हो गया, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। तो इसलिए शायद एक्स लगा है कि वो शायद 10th वर्जन होगी बुक की, इसलिए एक्स लगा है। तो इस बुक में क्या लिखा होता है ना, बस बटरफ्लाइज के बारे में कुछ लिखा होता है एंड उसे डॉक्टर फेडरिक्स लिखे होते हैं और उसमें ना मतलब ये भी लिखे होते हैं कि आप इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद अगर आप अपना कुछ रिव्यू देना चाहो, अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहो इस बुक के बारे में, तो वो लिख सकते हो। तो रिचर्ड इब्राइट जब ये बुक पढ़ लेते हैं तो इन्हें काफ़ी और ही इंटरेस्ट आने लगता है चीज़ों को कलेक्ट करने में, और ये फिर से बटरफ्लाइज के बारे में इन्हें जानने की इच्छा होने लगती है। तो फिर से वो एक्सपेरिमेंट करते भी हैं आगे चल के। हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका
opened the world of science to the eager young collector. All the in-book readers were invited to help study butterflies migration. तो जो मतलब कि ये मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं, तो ये ना इनके ऊपर मतलब 12 गोल्डन डॉट्स बने होते हैं. तो अब वो सोचते हैं कि जब ये मोनार्च बटरफ्लाइज को देखते हैं रिचर्ड एच ई ब्राइट, तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो गोल्डन डॉट एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं उनको. एक्चुअली कोई भी बटरफ्लाइज कई कलर्स की होती हैं एंड कुछ के ऊपर कुछ डॉट्स बने होते हैं, वाइट डॉट्स, गोल्डन डॉट्स एंड कलरफुल बटरफ्लाइज होती हैं. मतलब कई कलर्स की बटरफ्लाइज होती हैं. तो ये बहुत सारी बटरफ्लाइज को देखे होते हैं, बट इन्हें पहली बार मोनार्च बटरफ्लाई दिखती है एंड उसके ऊपर 12 गोल्डन डॉट्स बने होते हैं. तो अब ये गोल्डन डॉट्स के बारे में सोचते हैं कि इनके ऊपर ये गोल्डन डॉट्स ही क्यों बने हैं और इन गोल्डन डॉट्स का क्या काम होता है. तो वो गोल्डन डॉट्स को इसके बारे में रिसर्च करते हैं. तो उन्हें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि कुछ लोगों से पूछते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑर्नामेंटल है, ये इनकी ब्यूटी के लिए बनाया गया है. गॉड इनकी ब्यूटी के लिए ये गोल्डन डॉट्स बनाए हैं ताकि बटरफ्लाइज बहुत ही सुंदर दिखे. तो अब क्या होता है कि रिचर्ड ई ब्राइट फिर से उसके बारे में रिसर्च करते हैं. तो उन्हें क्या पता चलता है कि नहीं, ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, बटरफ्लाई डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो जो गोल्डन डॉट होते हैं वो इसलिए उन मोनार्च बटरफ्लाइज के ऊपर बने होते हैं उनके हार्मोन एंड उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए. अगर वो गोल्डन डॉट्स नहीं होते तो उनके जो विंग्स थे, बटरफ्लाइज के विंग्स, वो बढ़ते नहीं, वो उतने मतलब कि कम ही में रह जाते हैं. तो इसलिए वो गोल्डन डॉट्स बने होते हैं. एंड टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च by the Dr. Frederick Auger to the University of Toronto, Canada. तो जो ये डॉक्टर फेडरिक थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में वो एक प्रोफेसर थे एंड वो क्या करते थे कि इन बटरफ्लाइज को इनके बारे में रिसर्च करते थे एंड वो भी उसके बारे में ना रिसर्च करके वही बुक लिखे थे, ये द मोनार्च द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स. तो उन मतलब कि वही बुक देख के और ये डॉक्टर फेडरिक्स के बारे में भी जानते हैं. और डॉक्टर एंड ये रिचर्ड एच ब्राइट जो थे वो इन्हें लेटर लिखते हैं डॉक्टर फेडरिक को, और इस लेटर में क्या उनसे कुछ सजेशंस मांगते हैं कि वो और किन चीज़ों पे रिसर्च करें. क्योंकि क्या होता है कि इनके स्कूल में एक साइंस का कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें बहुत ही बच्चे प्राइज विन करते हैं. मतलब बहुत ही कुछ बच्चे मेडल जीतते हैं, प्राइज विन करते हैं, ट्रॉफी. तो क्या होता है कि जो रिचर्ड ई ब्राइट होते हैं, ये एक ना बहुत ही नॉर्मल सा फ्रॉग टिश्यू अपने माइक्रोस्कोप में दिखा देते हैं. तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ की नॉर्मल सी फ्रॉग टिश्यू दिखा दोगे तो उसकी वजह से आपको मतलब कि आप जीत जाओगे कॉन्फ्रेंस में, साइंस कॉन्फ्रेंस में. तो वो हार जाते हैं बुरी तरीके से. ये उसी टाइम वो ठान लेते हैं अपने अंदर कि नहीं, मैं तो कुछ जरूर करूँगा एंड मैं ये प्राइज विन करके जरूर दिखाऊंगा. तो वही अब क्या करते हैं कि अपने मन में ठान लेते हैं इस बात को. तो उसके बाद वो और रिसर्च करने लगते हैं. ये काफ़ी ना बहुत सारी प्राइज विन भी करते हैं. ओके, 7th grade got a hint what real science is, entered a country science fair and lost. तो जब ये अब ऐसे करके जब ये 7th grade में पहुंच जाते हैं तो इन्हें एक हिंट सा मिलता है साइंस कंट्री साइंस फेयर के बारे में. एंड यस, वो क्या करते हैं कि वो उसमें प्राइज भी विन करते हैं. ओके, मतलब कि कंट्री साइंस फेयर जो होता है उसमें ये प्राइज भी विन करते हैं. 8th grade tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all the monarch caterpillars every few years. Through the disease might be carried by a beetle, terrorizing caterpillars in the presence of beetle. तो जब ये 8th grade में थे तो इन्हें क्या लगता है कि ये वायरल डिजीज किसकी वजह से हुआ है, कैटरपिलर्स में बिटल की वजह से हुआ है. लेकिन ये काफ़ी रिसर्च के बारे में पता चल जाता है कि नहीं, इसमें बिटल का कोई रोल नहीं है.
वायरल डिजीज में। तो अब क्या होता था कि जो बर्ड थी उसे मतलब कि हाँ बर्ड्स जो थी ना वो मोनाच बटरफ्लाईज को खाने में उन्हें अच्छा नहीं, उन्हें टेस्टी नहीं लगती थी मोनाच बटरफ्लाई। तो वो जो एक वाइसरॉय बटरफ्लाईज थी, मतलब कि बहुत ही स्पीसीज हैं बटरफ्लाईज की। तो इस पूरे चैप्टर में वाइसरॉयज बटरफ्लाई एंड मोनाच बटरफ्लाईज के बारे में कुछ बताया गया। तो जो ये वाइसरॉय बटरफ्लाईज थी ये खुद को बचने के लिए ना पूरी तरह से चीटर कॉक थी एक नंबर की। तो वो क्या करती थी कि मोनाच बटरफ्लाईज को कॉपी करती थी ताकि उन्हें बर्ड्स ना खाएं। तो ऐसा मतलब माना जाता था कि अब जो बर्ड्स होती हैं वो उन्हें टेस्टी नहीं लगता है तो खाना मोनाच बटरफ्लाईज को। तो बट लेकिन ना ये जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो फिर से इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड फाइनली इन्हें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बर्ड होती है तो वो क्या करती है कि मोनाच बटरफ्लाईज को रखा रहता है वहीं पे एंड वाइसरॉयज बटरफ्लाई को रखा रहता है, बट वो दोनों ही बटरफ्लाई को आराम से खा लेती है। तो सारी बर्ड्स नहीं, एक मतलब बर्ड है स्पीसीज वो खा लेती है मोनाच को और बेसिकली सारी ही बर्ड्स खा लेती हैं। तो इस तरीके से एक उन्हें ऐसा चीज लगा एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बर्ड्स सारे ही बटरफ्लाई को खा लेती हैं। ओके, they don't get any real result but went ahead and saw that he had tired the experiment. This time he won और इस टाइम वो फिर से जीत जाते हैं। उन्हें ऐसा कुछ रियल रिजल्ट नहीं दिखता है जैसा कि वो कहीं से पढ़े होते हैं बुक्स में। क्या होता है कि बर्ड्स खा लेती हैं तो उस टाइम वो खुद ही विन कर जाते हैं। फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीजन एंड third overall in the country science fair projection, won E. Bright first place in the country fair and the entry to the international science and engineering fair। मतलब कि बहुत ही बड़ा ये एक इनका अचीवमेंट रहा है रिचर्ड ई ब्राइट का। जैसे कि वो फर्स्ट प्राइज जियोलॉजी डिवीजन में मतलब उन्हें मिलता है एंड थर्ड ओवरऑल कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में उन्हें थर्ड प्राइज मिलता है साइंस फेयर में। ओके, साइंस फेयर वो भी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में मिलता है। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट इनकी होती है। ओके, देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर द जियोलॉजी और इन्हें जियोलॉजी में थर्ड प्राइज मिलती है। तो क्या होता है कि सबसे लास्ट में ना ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ी कंट्री फेयर में प्राइज विन करते हैं एंड मॉलिक्यूलर में भी करते हैं। गॉट अ चेंज वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाटर रियल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ये लेबोरेटरी में इन्हें काम करने का चांस भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल जाती, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में, वाटर रियल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। तो इस पूरे ऑल ओवर चैप्टर में जो रिचर्ड ई ब्राइट थे एक ये साइंटिस्ट बने एंड इनकी जर्नी रही मतलब कि बचपन से लेके वो थिंग्स को कलेक्ट करते थे एंड लास्टली वो जाके प्राइज एक बार इनकी फेलियर हुई एंड लास्टली वो जाके एक बार में वो सारे प्राइज को विन करते गए एंड ये बीच में हार नहीं माने। एंड क्या हुआ कि अब पूरा ही अब ये हमारा स्टोरी जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी ये सीन की क्या हुई थी कि ये इनके सबसे पहले जब ये कॉलेज में गए थे तो जब ये मतलब सेल्स के ऊपर जब ये अपना वर्क किए थे हाउ सेल्स वर्क, तो जो सेल्स से ही ना वो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करने लगे। जैसे कि लग रहा है ना कि साइंस का चैप्टर नहीं पूरा मतलब इंग्लिश का सॉरी चैप्टर नहीं पूरा साइंस बन गया है ना सर। तो सबसे पहले ये हाउ सेल्स वर्क पे या थ्योरी पे वर्क किए तो सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े एंड उसके बाद से ही सेल्स के बाद टिश्यू एंड ऐसे करके वो डीएनए पे चल गया। तो डीएनए से ही पता चला पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ पूरा आ जाता है डीएनए से ही। तो उसके बाद ही जब ये वर्क किए थे तो इनका ना आर्टिकल्स में इनकी जो वो थ्योरी थी वो क्या बोलते हैं छप गई, प्रिंट हो गई। तो जैसे कि वो लोग जो थे ना वो मतलब आर्टिकल में मतलब ऐसे कॉलेज स्टूडेंट का नहीं वो होता था तो क्या बस प्रोफेसर का ही वो पब्लिश करते थे आर्टिकल। बट इस टाइम क्या हुआ कि ये रिचर्ड एच ई ब्राइट का भी तो फर्स्ट अचीवमेंट इनका एक तरह से कह लीजिए तो ये रहा। तो फाइनली चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। So thank you. Please like and subscribe to my channel.